हाँ जी, तो अपने प्रजामंडल पढ़ रहे थे। कल एक बड़ा प्रजामंडल पढ़ा था हमने, मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में पढ़ा था, और मैंने बताया था कि मेवाड़ प्रजामंडल हरिपुरा कांग्रेस के ठीक बाद बन गया था, माणिकलाल वर्मा के प्रयासों से बना। हालांकि वर्मा जी उन दिनों के अंदर अजमेर और डूंगरपुर के अंदर बिजी थे। अजमेर में वो नारेली में सेवा आश्रम बनाकर हरिजनों का उद्धार कर रहे थे, और डूंगरपुर के सागवाड़ा में खांडलय आश्रम बनाकर भील आदिवासियों का उद्धार कर रहे थे। 1934 में ये संगठन बनाए गए थे उनके द्वारा। प्रदेश से समाचार मिला कि हरिपुरा कांग्रेस में कहा गया है कि कांग्रेस प्रजामंडलों को अपना समर्थन देगी। वर्मा जी हाथों हाथ उदयपुर आए और बलवंत सिंह मेहता के घर पर 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कर दी गई, जिसके अध्यक्ष खुद बलवंत सिंह मेहता, जिसके उपाध्यक्ष भूरीलाल बया और जिसके जो महामंत्री थे वो माणिक्यलाल वर्मा बनाए गए थे। फिर हमने पढ़ा कि सरकार ने रोक लगा दी इस पर। सरकार ने रोक लगा दी तो वर्मा जी ने अजमेर से इसका संचालन करना शुरू किया। अजमेर में उन्हें किताब लिखी थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन। इस किताब में मेवाड़ के शासन की आलोचना की गई थी, इसलिए बाद में वर्मा जी को देवली से गिरफ्तार करके कुंभलगढ़ के किले में बंद किया गया था, और उसमें बहुत ज्यादा उनको अमानुषिक यातनाएं दी गई थी, जिसका गांधी जी अपने हरिजन नाम के समाचार पत्र के अंदर आलोचना करते हैं इन सब बातों की। हम पढ़ते हैं कि बाद में जब प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा दिया गया था, सत्याग्रह चलाया था। हालांकि सत्याग्रह में भी रमेश चंद्र व्यास जो भीलवाड़ा के थे उसके प्रथम सत्याग्रही थे, जो आपके डोगरा कांड के अंदर भी शामिल हो चुके थे। 4 अप्रैल 1935 को ज्वाला प्रसाद शर्मा के साथ मिलकर पुलिस अधिकारी प्राणनाथ डोगरा को मारने का प्रयास किया था, पर उस घटना में इंस्पेक्टर सलाउद्दीन ही मारे गए थे। भूरीलाल बया को सरड़ा किले में नजरबंद किया गया था। सरड़ा किला जिसको कि मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। फाइनली 1941 के अंदर इनका अधिवेशन हुआ। जेबी कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए। वर्मा जी उस अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर 42 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चला। भारत छोड़ो आंदोलन में फिर कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। वर्मा जी, उनकी पत्नी नारायण देवी वर्मा, उनके 6 महीने का बच्चा दीनबंधु, उनकी बेटी सुशीला, प्यारेलाल जी जो बिश्नोई थे, उनकी पत्नी भगवती देवी बिश्नोई आदि भी इसके दौरान जेल गई थी। महिलाओं के नाम याद रखना ज्यादा जरूरी है। फिर आपके 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन सलेटिया मैदान उदयपुर के अंदर बुलाया गया। नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला ने इसमें भाग लिया था। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पर संविधान वगैरह बनाने की कोशिश की गई, और के एम मुंशी का नाम थोड़ा याद रखना है कि के एम मुंशी ने यहाँ पर संविधान बनाया था। फाइनली बाद में बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा को संविधान सभा में भेज दिया गया था। 5 अप्रैल 1948 को यहाँ पर एक फायरिंग के अंदर आनंदी लाल और शांतिलाल नाम के 2 युवक भी शहीद हो गए थे, उनके भी याद रखने हैं। बलवंत सिंह मेहता के बारे में मैंने और बताया था कि इन्होंने आपके प्रताप जयंती और हल्दी घाटी मेला लगाना शुरू किया था। प्रताप सभा नाम का संगठन बनाया था। वनवासी आश्रम बनाया था इन्होंने। नारायण देव वर्मा जो थे उन्होंने महिला आश्रम की स्थापना की थी। शांता देवी त्रिवेदी जिन्होंने कहा था कि जब तक आर्थिक मजबूती नहीं आएगी पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई भी अर्थ नहीं है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना करते हैं। ये कुछ बातें हमने पढ़ी थी। मैंने और बताया था कि 38 का साल प्रजामंडलों में बूम का साल है। कारण था कि उस साल सुभाष बाबू ने हरिपुरा कांग्रेस में घोषणा कर दी थी कि प्रजामंडलों को कांग्रेस द्वारा समर्थन दिया जाएगा, इसलिए अपने 5 प्रजामंडल बने थे, जिनमें एक हम कल पढ़ चुके थे, मेवाड़ प्रजामंडल। 4 हम आज पढ़ेंगे, शाहपुरा, भरतपुर, अलवर और करौली। शाहपुरा की बात करूं, शाहपुरा किसी टाइम अपने मेवाड़ रियासत का पार्ट हुआ करता था। भीलवाड़ा के अंदर ये जगह पड़ती है। मेवाड़ में राजनीतिक गतिविधियां करने वाला बंदा कौन? तो माणिक्यलाल वर्मा ये बंदे हुआ करते थे। 38 में वर्मा जी ने उदयपुर में प्रजामंडल बनाया था। जब रोक लगा दी गई तो वर्मा जी अजमेर जा रहे थे, साइकिल लेके पंछेड़ा गीत गाते हुए जा रहे थे। पंछेड़ा गाया करते थे वर्मा जी। रास्ते में उनको शाहपुरा में 2 लड़के मिले। एक लड़के का नाम था रमेश चंद्र ओझा। याद रखना भाई, मेवाड़ वाले में वो पढ़े थे और रमेश चंद्र व्यास है, ये रमेश चंद्र ओझा है। और एक थे लादूराम व्यास। इन्होंने पूछा वर्मा जी किधर? वर्मा जी ने कहा अजमेर। क्यों? तो यार मेरे तो मेवाड़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया प्रवेश। क्यों? तो मैंने प्रजामंडल बनाया है। ये क्या बला होती है? अरे तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए, जनता को अधिकार दिलाने के लिए पार्टियां बनाई है। सुना नहीं तुमने? सुभाष बाबू ने हरिपुरा में घोषणा की है कि कांग्रेस भी रियासती जनता के अधिकारों को मान्यता देती है, रियासती जनता के अधिकारों को लेकर जो संघर्ष चल रही है उनको अपना सपोर्ट करती है। तो उन्होंने कहा ये काम तो हम भी करना चाहते हैं, हम भी अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, तुम भी अपना प्रजामंडल बनाओ। तो वर्मा जी की प्रेरणा से, तो याद रखना शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई? तो वर्मा जी की प्रेरणा से, विद मोटिवेशन ऑफ वर्मा जी। फाउंडर्स कौन कौन थे?
तो रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। कब बनाया गया? वही 1938 के साल। मुख्य मांग क्या हुआ करती थी? उत्तरदायी शासन की स्थापना करो, ये मुख्य मांग हुआ करती थी। अब याद रखने वाली बात है, राजस्थान में सबसे पहले कहीं पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी तो शाहपुरा रियासत है। ये याद रखना, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। प्रथम उत्तरदायी सरकार शाहपुरा में बनी थी। फर्स्ट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहां पर बनी? तो शाहपुरा। याद रहे कि वो महान राजा कौन था जिसने सबसे पहले जनता के पक्ष में अपने शासन की घोषणा कर दी थी? तो शाहपुरा के जो राजा थे उनका नाम था सुदर्शन देव। तो इन सुदर्शन देव का नाम याद रखना। अच्छा, जनता को अधिकार दिए गए तो जनता का नेता किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो प्रधानमंत्री बनाए गए थे गोकुललाल असावा। कि साहब गोकुललाल असावा शासन करेंगे, जनता का नेता शासन करेगा। तो किसके नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई? तो गोकुललाल असावा के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई। किसने कर दी? तो सुदर्शन देव ने कर दी। सुदर्शन देव कौन थे? तो ये शाहपुरा के राजा थे। और शाहपुरा राजस्थान में पहली रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई थी। तीन ही बातें याद रखने वाली। वर्मा जी की प्रेरणा से 1938 में रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास ने प्रजामंडल की स्थापना की। शाहपुरा के राजा सुदर्शन देव ने राजस्थान में सबसे पहले अपनी ही रियासत में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की थी अंडर लीडरशिप ऑफ गोकुललाल असावा। तीन सिंपल सी बातें हैं जो आपको याद रखनी। गोकुललाल असावा वाली ज्यादा याद रखनी, उत्तरदायी सरकार वाली और ज्यादा याद रखनी, और कोई बात ही नहीं। आगे पढ़ लेते हैं। भरतपुर प्रजामंडल। जिन राजा का फोटो देख रहे हैं भरतपुर के राजा किशन सिंह है। पहले की किसी क्लास में यदा कदा आपने ऐसा नाम आया होगा और मैंने आपको बताया होगा कि अलवर के राजा जय सिंह और भरतपुर के राजा किशन सिंह ने अपनी अपनी रियासतों में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। मैंने जब अलवर का जय सिंह पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि जय सिंह अंग्रेज विरोधी भावनाएं रखता था, और मैंने कहा था कुछ ऐसी ही भावनाएं भरतपुर के किशन सिंह भी रखते थे। वास्तव में उस 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में राजस्थान में 3 राजा ऐसे थे जो अंग्रेजों के खिलाफ विरोधी भावनाएं रखते थे। एक मेवाड़ महाराणा थे फतेह सिंह, बीच बीच में मैंने कई बातें की है इनकी। एक अलवर के राजा थे जय सिंह, और एक भरतपुर के राजा वे किशन सिंह। 20वीं शताब्दी में 3 राजा ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेज विरोधी भावनाएं दर्शाई है। अंग्रेजों ने तीनों को हटा दिया था। मेरा पढ़ाया हुआ आपको कि फतेह सिंह को हटाकर उनके शासन के अधिकार उनके बेटे भूपाल सिंह को दे दिए गए थे। मेरा पढ़ाया हुआ आपको कि जय सिंह को हटाकर उनके एक रिश्तेदार तेज सिंह को अलवर का राजा बना दिया गया था। मैं आज और बता दूंगा कि किशन सिंह को किस प्रकार हटा दिया गया था। तो इन तीनों ने अंग्रेज विरोधी भावनाएं दर्शाई थी। उनमें एक राजा कौन है आपके? किशन सिंह जी। अगली स्लाइड देखिए, जो बड़ी जोरदार चीज है। पहली लाइन पढ़िए आप कि भरतपुर में राजनीतिक चेतना के लिए महाराजा किशन सिंह का उदार शासन जिम्मेदार था। कि महाराजा किशन सिंह का जो लिबरल रूल था वो रेस्पॉन्सिबल था पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए। भरतपुर अक्सर यह होता है कि राजा के खिलाफ राजनीतिक चेतना आती है, भरतपुर में राजा के कारण राजनीतिक चेतना आई है। इसका मतलब किशन सिंह ने कुछ ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसी बातें की है जिनकी वजह से भरतपुर में राजनीतिक चेतना आई होगी। क्या थी वो बातें, वो पढ़ लेते हैं अपने। गांव और नगरों में ऑटोनोमस बॉडीज, पंचायतें, नगर पालिकाएं, इनकी स्थापना कर दी। आप कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ रहा है कि वो आदमी कर रहा है गांव का शासन गांव का आदमी करेगा, नगर का शासन नगर का आदमी करेगा। जिस ग्रामीण और नगरीय स्वशासन को हमारा भारत का संविधान 1993 के अंदर लागू कर पाया है ढंग से, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, या आजादी के बाद भी पढ़े तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है 1959 में होती है। एक किसी रियासत का राजा बहुत पहले यदि ये स्थापना कर देता है, अपने आप गुणगान करने योग्य है। एक तो ये बड़ा जोरदार काम किया। ये बात अब आपको बताई भी कि हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया था।
ये मेरा और बताया हुआ कि अलवर भरतपुर यूपी के टच करते थे, यूपी की भाषा हिंदी थी, इसलिए इनमें थोड़ा हिंदी का प्रचार प्रसार ज्यादा था। फिर एक दूसरी बात, भरतपुर में आर्य समाज का बहुत अच्छा प्रभाव रहा था, और भरतपुर ने इस वाले इलाके में लगभग में आर्य समाज का प्रभाव था। आर्य समाज हिंदी पर बहुत ज्यादा बल दिया करता था। स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराष्ट्र, स्वशासन, ये बातें सबसे पहले करने वाले ही स्वामी दयानंद सरस्वती हुआ करते थे। तो हिंदी पर वो वैसे बल दिया करते थे। हम आगे एक बात तो मैंने शायद पढ़ाई होगी कि स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले राजस्थान में 1865 में करौली आए थे। उनकी दूसरी जो राजस्थान विजिट है वो 1881 में भरतपुर की है। तो इन क्षेत्रों में वैसे भी प्रभाव थोड़ा ज्यादा था, तो हिंदी को इन्होंने राजभाषा घोषित कर दिया था। ये भी एक बड़ी बात थी। हिंदी को राजभाषा घोषित नहीं किया। 1927 में भारतीय हिंदी सम्मेलन, अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन, ऑल इंडिया हिंदी समिट या हिंदी सम्मेलन का आयोजन कर लिया था इन्होंने। कितनी बड़ी बात है कि उस समय पूरे भारत के हिंदी के साहित्यकारों या हिंदी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग इस बंदे ने भरतपुर के अंदर आयोजित करवा दी थी 1927 में। याद रखना भाई कि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का यहां पर आयोजन करवाया गया। अध्यक्ष थे इसके गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ओझा जी अध्यक्ष थे इसके। जब भी देश में साहित्यकारों का नाम आए तो हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को तो कैसे विस्मृत कर सकते हैं। गुरुदेव भाग लेने के लिए आए। एक और बड़ा हिंदी का पैरोकार, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय, राजस्थान का वह सेठ जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने खजाने खोल दिए थे। बजाज जी सारे नेताओं को बड़े बड़े और बुलाने में सफल रहे, और टैगोर को बुलाना तो बहुत बड़ी बात है। ठेठ बंगाल का साहित्यकार भरतपुर के अंदर आके मीटिंग कर रहे हैं। ओझा जी ऋणी रहेंगे हम ओझा जी की। क्या बेहतरीन किताबें लिखी गई राजस्थान के इतिहास पे। हम साहित्य पढ़ेंगे तब और ओझा जी की बात करेंगे। खूब सारी किताबें लिखी, खूब सारी ओझा जी ने किताबें लिखी, और डीप स्टडी के साथ लिखी हुई किताबें। इनको अध्यक्ष बनाया जाना स्वाभाविक सी बात। आर्य समाज का प्रभाव है ये सब हिंदी की बात है। आर्य समाज एक आंदोलन चलाया करता था, शुद्धि आंदोलन। वे हिंदू जो मुस्लिम बन गए, वे हिंदू जो ईसाई बन गए, या वे हिंदू जो अन्य किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो गए, उनकी घर वापसी करवाई जानी चाहिए। वापस शुद्ध करके हिंदू धर्म में लाया जाना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ये आंदोलन चला के गए, आर्य समाज ने बाद में कंटिन्यू किया। भरतपुर में आंदोलन राजा ने चलाया, महाराजा किशन सिंह के संरक्षण में, उनके प्रोटेक्शन में उनका चलाओ। तो शुद्धि आंदोलन चला दिया था इन लोगों ने, महाराजा के संरक्षण। चलाने वाले कौन? ठाकुर देशराज। मुझे लगता है जैसे ही नाम लेते आपके कान खड़े होने चाहिए और आपको शेखावटी किसान आंदोलन याद आना चाहिए, जहां पर भरतपुर का एक बंदा ठाकुर देशराज मुख्य भूमिका निभा रहा था, जिनकी पत्नी उत्तमा देवी कटराथल सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रही थी। वही ठाकुर देशराज है। एक पंडित जी लिए साथ में, रेवती शरण शर्मा, एक पंडित जी और लिए, सावंतमल चतुर्वेदी, और इन लोगों ने मिलकर कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। तो हिंदी, शुद्धि आंदोलन, ये सब आर्य समाज के प्रभाव वाली बातें। हिंदी को राजभाषा घोषित किया, साहित्य सम्मेलन का आयोजन करवाया, शुद्धि आंदोलन चला दिया। ठाकुर देशराज वाला नाम याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम। बंदा आगे निकला। और हम अभी पढ़ रहे थे कि शाहपुरा वालों ने उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। सबसे पहली उत्तरदायी सरकार वो थी, 47 में की थी। 14 अगस्त 1947 को शाहपुरा में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी, आजादी से ठीक एक दिन पहले। इस बंदे ने 27 में घोषणा कर दी कि उत्तरदायी शासन को स्वीकार करेंगे हम। लागू नहीं कर पाए, स्वीकार कर लिया उसको। ये फिर आप दोनों देखिए, मैंने जयसिंह में भी बताया था कि जयसिंह गोलमेज सम्मेलन में बोल के आ गए थे कि अपने को उत्तरदायी शासन स्थापित करना, जनता को राज दो, मेरे पास नाम मात्र के अधिकार रहेंगे। तो दोनों लगभग जैसी सी बातें। अंग्रेजी सरकार इस बात को कैसे बर्दाश्त कर पाती कि कोई आदमी अंग्रेजी के बजाय हिंदी को समर्थन दे रहा है, कोई आदमी ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए शुद्धि आंदोलन चला रहा है, कोई बंदा उत्तरदायी शासन स्थापित कर रहा है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जनता को अधिकार देना चाहता है।
और अंग्रेजों ने कहा किशन सिंह जी आप में काम नहीं होंगे और हम तो आपके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को राजा बनाएंगे। ब्रजेंद्र सिंह की उम्र कम, माइनर एज का, अल्पवयस्क। अंग्रेजों का यह बड़ा जोरदार काम था। 57 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने रियासतों का विलय बंद कर दिया था। रियासतों का विलय तो करते ही नहीं थे, मर्ज करने तो कर दिए थे बंद। अब राजा से नहीं बनती आपकी तो क्या करें, तो राजा को हटा दो, टाबर को राजा बना दो और कह दो जब तक राजा टाबर है तब तक हमारा एक अधिकारी यहां पे देखभाल करेगा और उसके माध्यम से अपने तो कंट्रोल कर लो। और यहां पर एक अधिकारी भेज दिया गया मैकेंजी, नाम याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाएगा भरतपुर में किशन सिंह को हटाकर किसे दीवान बना दिया गया था, तो 1927 में किशन सिंह को हटाकर किसको बना दिया गया था, मैकेंजी को बना दिया गया। सारी बातें याद रहे किशन सिंह जी के बारे में। प्रजामंडल तो पढ़ेंगे पर उससे पहले यह भी पढ़ा जाना चाहिए कि वहां पे राजनीतिक चेतना का कारण खुद राजा है, कि वो वहां पे गांव और नगरों में ऑटोनॉमस बॉडीज बना रहे हैं, हिंदी को राजभाषा बना रहे हैं, हिंदी का सम्मेलन बुला रहे हैं, वो आपके आर्य समाज के प्रभाव में शुद्धि आंदोलन चला रहे हैं, उत्तरदायी शासन की घोषणा कर रहे हैं। अंग्रेज हटाते हैं उनको, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को राजा बना देते हैं। उसी प्रकार जैसे फतेह सिंह से अधिकार छीनकर भोपाल सिंह को दे दिए गए थे, यहां पर किशन सिंह जी से अधिकार छीन के उनके अल्पवयस्क पुत्र माइनर एज का जो बच्चा था उनका ब्रजेंद्र सिंह, उसको दे दिया और का शासन कौन संभालेगा, मैकेंजी। कुल मिला के अंग्रेजों ने कंट्रोल ही कर लिया यहाँ पे। अब जब ये सारी घटनाएं होगी तो हिंदी का जब इतना अच्छा वो रोल रहेगा तो यहाँ पे हिंदी साहित्य समिति बनी थी 1912 के अंदर। हिंदी साहित्य समिति बनाने वाले अधिकारी का नाम याद रखना है। अधिकारी का नाम अधिकारी है जगन्नाथ दास अधिकारी, याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जगन्नाथ दास अधिकारी ने कौन से संगठन की स्थापना की थी, तो हिंदी साहित्य समिति ने। एक और याद रखना, इन जगन्नाथ दास अधिकारी का एक समाचार पत्र था जिसका नाम है वैभव। दिल्ली से वैभव नाम का एक अखबार निकाला करते थे और ये हिंदी साहित्य समिति थी जो उधर आपका वो साहित्य सम्मेलन बुलाती। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन जो किशन सिंह जी ने बुलाया था, उसके पीछे भी यदि किसी का दिमाग काम कर रहा था इस हिंदी साहित्य समिति। शुरुआत में तो एक कमेटी बनाई थी लेकिन बाद में बहुत शानदार लाइब्रेरी बनी थी, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकों का यहाँ पे संग्रह किया गया था। जब राजा ही इन चीजों को बढ़ावा देने वाला होगा तो बाकी लोग क्यों ना करेंगे। तो जगन्नाथ दास अधिकारी का नाम याद रखना जिन्होंने हिंदी साहित्य समिति बनाई। हालांकि एक नाम और है गंगा प्रसाद शास्त्री, मत याद करना आपने, तो अपने जगन्नाथ दास अधिकारी याद रखना और वैभव अखबार याद रखना उनका। 27 में किशन सिंह जी को हटाया गया तो जनता ने प्रतिक्रिया दी, सब हमारा प्रिय राजा है, भला राजा है, और जनता ने अपनी एक पार्टी बनाई भरतपुर राज्य प्रजा संघ, क्योंकि अब तो डायरेक्टली अंग्रेजों का राज था, मैकेंजी राज कर रहा था। तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ बना लिया गया, आपके 1928 के अंदर बना लिया गया। गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष बने, वही ठाकुर देशराज वो इसके आपके क्या बन गए, सचिव बन गए। हमने पढ़ा कि 28 के अंदर भरतपुर राज्य प्रजा संघ बना। मैंने और एक बात बताई थी कि 27 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बनी थी, 28 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद बनी। ये भरतपुर राज्य प्रजा संघ बना 28 में, उधर राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद बन रही और भरतपुर वालों ने कहा कि राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन हम भरतपुर में करवाएंगे। प्रॉब्लम आ रही थी, उनके समझ नहीं आ रहा था अधिवेशन कहां किया जाए, तो उन्होंने कहा हम भरतपुर के अंदर करवाएं। पर जैसे ही बात आई भरतपुर में करवाओगे, तो मैंने बताया था कि सब राजाओं के राज में सम्मेलन नहीं करवाए जा सकते थे। पता चला तो कौन करवा रहा है साहब, देश राज करवाने की कोशिश कर रहा है, देश राज को गिरफ्तार कर लिया गया। हम जानते हैं कि बाद में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन अजमेर में बुलाना पड़ा था, क्योंकि अजमेर में राजाओं का राज नहीं था, गोरों का राज था, गोरे इस मामले में भले हुआ करते थे। इन बिटवीन 37 में नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। 36-37 दोनों में नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। रेल से जा रहे थे, आगरा में रेल रुकी, कुछ यंग लड़कों को पता चला कि नेहरू जी आगरा होके ट्रेन से जा रहे हैं, जाके मिले नेहरू जी से और कहा नेहरू जी हम क्या करें। नेहरू जी ने कहा तुम एक पार्टी बनाओ, और इन्होंने एक पार्टी बना ली भरतपुर कांग्रेस मंडल। नेहरू जी कांग्रेस के नेता थे तो इन्होंने कांग्रेस जैसी पार्टी बना ली। तो नेहरू जी की प्रेरणा से इसकी स्थापना। दो बंदों के नाम याद रखना, गोकुल चंद वर्मा और गौरी शंकर मित्तल। गोकुल चंद वर्मा का नाम ज्यादा याद रखना। एक तो इन गोकुल चंद वर्मा को शेर ए भरतपुर कहा जाता है, ये बात याद रहे। एक बात याद यह रहे कि इनको भरतपुर में राजनीतिक जागृति का भीष्म पितामह कहा जाता है, कि भरतपुर में पॉलिटिकल एवेकनिंग का भीष्म पितामह कौन था, तो गोकुल चंद वर्मा
शेर भरतपुर किसे कहा जाता? गोकुल चंद वर्मा। ये लड़के नेहरू जी से मिले 37 में, और नेहरू जी के कहने पर इन्होंने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम भरतपुर कांग्रेस मंडल। ऑब्वियस सी बात कि नेहरू जी से मिलेंगे तो कांग्रेस पार्टी बनेगी अपने आप में, तो इन्होंने एक पार्टी बना ली। तो ये थोड़ी सी एक पार्टी और याद रखना। पहले उन्होंने तो कौन सी बनाई? भरतपुर राज्य प्रजा संघ, ठाकुर देशराज और इन लोगों ने मिलकर, और इन्होंने दूसरे वालों ने बनाई। ये थोड़ी याद रख लेना, क्यों गोकुल चंद वर्मा वाली पिछली याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं। फाइनली प्रजामंडल बनाया गया। भरतपुर में तो प्रजामंडल बनाने नहीं दे, तो क्या किया जाए? तो प्रजामंडल बनाया गया रेवाड़ी। ये बात याद रखनी। जिस प्रकार बीकानेर का प्रजामंडल कलकत्ता में बनाया गया था, उसी प्रकार भरतपुर का प्रजामंडल कहां बनाया गया? रेवाड़ी। जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पे बनाया गया। इनका घर हुआ करता था वहां पे, इनके घर पे जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पे बना लिया गया था। जैसे हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ वाला प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता के घर पर बना था, वैसे भरतपुर वाला प्रजामंडल जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर बना था। कुछ नेता, एक तो इनका नाम याद रखना, किशन लाल जोशी, बड़े नेता हुए थे। मैंने एक बात बताई आपको, ठाकुर देशराज अपने शेखावटी किसान आंदोलन में भाग लेके गए थे, इन्होंने भी भाग लिया था। ये भी शेखावटी किसान आंदोलन के अंदर भाग लेते हैं। जेल जा गए थे 13 महीने की। तो भरतपुर वाले कई लोग आए थे, तो उनके अंदर ये भी थे। गांधी जी ने जब 1930 के अंदर आपके नमक सत्याग्रह चलाया था, दांडी यात्रा की थी, तो उस नमक सत्याग्रह में भी इन्होंने भाग लिया था। 4 महीने की जेल उसमें काट के आए थे। बड़े बंदे हुआ करते थे। गोपीलाल यादव रेवाड़ी के स्कूल में पढ़ाया करते थे, मार साहब थे, इन्हीं को प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। चतुर्वेदी जी के घर पर तो हो ही रही। चतुर्वेदी जी को भी याद रखना, इनको अपने राजस्थान का नेहरू कहते हैं, कि राजस्थान का नेहरू कौन है? कि जुगल किशोर चतुर्वेदी। एक नेता और याद रहे, मास्टर आदित्येंद्र। ये बड़े जोरदार नेता थे, किसी टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अपने राजस्थान की जो कांग्रेस पार्टी है, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे मास्टर आदित्येंद्र। हालांकि बाद में कांग्रेस से मोह भंग हो गया और बाद में एक दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, जनता पार्टी। आप में से ज्यादातर जानते ही होंगे कि राजस्थान में फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, पहली गैर कांग्रेसी सरकार कोई आई थी, तो वो 77 के अंदर जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी। जनता पार्टी पहली बार जीत के आई थी। बाकी तो 52 से लेके 77 तक लगातार कांग्रेस 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 ही आ रही थी। 77 के अंदर जीत के आ गई आपके जनता पार्टी, पहली बार जीत के। अब साहब जनता पार्टी का सीएम कौन बने? तो जनता पार्टी में सीएम के 2 दावेदार थे। एक तो ये मास्टर आदित्येंद्र, जो भरतपुर प्रजामंडल के बहुत बड़े नेता है, जो कालांतर में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। दूसरे नेता दावेदार जनता पार्टी में भैरों सिंह शेखावत। अब साहब भैरों सिंह शेखावत को सीएम बनाए या मास्टर आदित्येंद्र को सीएम बनाए? वोटिंग करवा लो, जनता पार्टी वाले एमएलए वोटिंग कर लो, जो जीत के आएगा उसको सीएम बना दिया जाए।